Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students, welcome to a channel Upgraded Today. आज की इसी लेक्चर में CSS MPT 2024 का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले पार्ट में हमने 100 MCQs कवर कर लिए थे। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है 90 MCQ से स्टार्ट था 150 तक जाएगा। इसको हम क्वांटिटेटिव पोर्शन या इस तरह से मैथमेटिकल पोर्शन कह सकते हैं, क्योंकि इनमें सॉल्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये ठोस मार्क्स है, यहाँ से सॉलिड मार्क्स आप लोगों को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से इसको हम थोड़ा सा डिटेल में सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे आज कवर करेंगे ओनली 25 MCQs। पिछले 10 MCQs पुराने वीडियो में पार्ट 1 में कवर हो गए थे। आज 25 MCQs, नेक्स्ट में फिर 25 MCQs, और आगे जो 150 से ऑनवर्ड्स रह जाएंगे 50 MCQs, वो नेक्स्ट पार्ट में फिर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द today's MCQ. Total cost of 5 markers and 1 pencil is Rs 245 and the total cost of 3 markers and 3 pencils is Rs 327. What is the cost of 1 marker? तो सबसे पहले इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो स्टेटमेंट है 5 markers and 1 pencil cost Rs 245, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 markers plus 1 pencil cost 245 rupees. अच्छा, the cost of 3 markers and 3 pencil is 327. 3 markers plus 3 pencils is equal to 327. कास्ट ऑफ हमसे क्या मांगा गया है? 1 मार्कर। तो हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 पेंसिल्स है। अगर मैं देख लूँ तो उसको भी हमने 3 पेंसिल्स करके फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ताकि पेंसिल्स हमारे पास निकल जाए। हमने मार्कर्स कैलकुलेट कर, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 3 करूँ, इससे क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 15 मार्कर्स, 3 5 15 प्लस 3 पेंसिल्स इज इक्वल टू 245 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 735। ठीक हो गया। और जो दूसरा इक्वेशन है मैं वैसा का वैसा लिख लेता हूँ यहाँ, 3 मार्कर्स प्लस 3 पेंसिल्स इज इक्वल टू 327। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गए। अभी मैंने क्या करना है, ये जो दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, सो इक्वेशन 4 को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 से। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसका भी नेगेटिव हो जाएगा और इसका भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 15 माइनस 3 तो 12 मार्कर्स आ जाएंगे, और 3 पेंसिल्स माइनस 3 पेंसिल 0 बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। ठीक है। फिर 735 माइनस 327 इज इक्वल टू 408। ठीक हो गया। डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय 12, सो द कॉस्ट ऑफ 1 मार्कर इज इक्वल टू 34। 408 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 34। यहाँ पे हम आ जाते हैं solution. So option B is the right option. R is 334. Next MCQ 102. The first term in a sequence is 1 and the second term is 5. अच्छा जी। From third term onwards, each term is the average arithmetic mean of all the preceding terms. What is the 27th term in the sequence? सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो 1 है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है? 5 है। फिर नेक्स्ट हमने आगे 27 नंबर को फाइंड कर लेना है। ठीक होगा। सो फ्रॉम थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स, अभी तीसरा जो टर्म है उससे लेके ईच टर्म इज द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग टर्म्स। जो उससे पिछले वाले टर्म्स थे, फॉर एग्जांपल ये 1 और 5, तो ये थर्ड वन क्या होगा? इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा। फिर ये चौथा क्या होगा? ये तीनों का मीन्स कि 1 5 और नेक्स्ट जो मेरे पास वैल्यू आएगी उन सब का अर्थमेटिक मीन होगा। इसी तरह पांचवा क्या होगा? चारों का जो 4 नंबर्स आएंगे उनका क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा। इस तरह पांचवा छठा आगे जाके 27 और आगे जितना भी ये सीक्वेंस जाएगा तो ये सारे उनके अर्थमेटिक मीन्स होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, थर्ड वन जो है, थर्ड टर्म हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लेना है। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 डिवाइडेड बाई 2
विच इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास तीसरा टर्म आ जाएगा 3। अच्छा जी, अभी चूंकि यहाँ पे 3 आ गया, अभी फोर्थ टर्म अगर मैंने फाइंड करना है तो इन तीनों का मैंने क्या कर लेना है, अरिथमेटिक मीन लेना है। वो क्या आएगा, 1 + 5 + 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गए, तो 3 पे मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। इससे आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3, सो इससे भी 3 आ जाएगा। अगला टर्म्स मेरे पास क्या है, 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन था वो 3 आ गया। जब एवरेज मेरे पास 3 आ गया तो आगे जितने भी मैं फॉर एग्जांपल इनका मैं अगर एवरेज ले लूँ वो भी 3 आएगा, अगर चारों का मैं एवरेज ले लूँ वो भी 3 आएगा। मीन्स कि एवरेज क्या होता है, वो बीच वाली वैल्यू होती है, एक तरह से मीन, एक तरह से एवरेज हमें देता है। तो इसका मतलब यह है कि जितनी उनमें डिविएशंस होती है, फॉर एग्जांपल एक 1 है दूसरा 5 है, तो उनमें से बीच में जो डिविएशंस है वो मीन उसको कवर कर लेता है। इस तरह से अगर कोई 22 नंबर है, तीसरा है हमारे पास, दूसरा है कोई 59 नंबर, तो उन दोनों का वो एवरेज में आ जाता है। एवरेज का मतलब यही है कि वो डिविएशन को कवर करता है। तो आगे मेरे पास 3 आ गया, इसके अलावा दूसरा 3 आ गया, मीन्स कि इसमें फर्दर डिविएशन, तो इसका अगर मैं एवरेज लूँगा तो अगला भी 3 आएगा। अगर इसका और मैं मीन्स कि मज़ीद जितना भी आगे की तरफ जाऊँगा तो मेरे पास वही 3 नंबर आएगा। दैट्स वाई द 27 टर्म विल आल्सो बी द 3 in the sequence. So option B is the right option. Next, a baker sells different types of cakes in his shop. Every small cake costs 5x. No, sorry. Every small cake costs X dollar. This is dollar. This is not 5. This is dollar. And every large cake costs 2x plus $3. ठीक हो गया. The cost of 3 small lemon cakes and 2 large lemon cakes is $16.36. Okay. What is the cost of 1 small lemon cake? तो इसको भी अभी हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले अपने लिए थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। ये जो हमने पहले सॉल्यूशंस किया है इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, क्योंकि सॉल्यूशन हम तब कर सकेंगे जब हमारे पास स्पेस होगा और कम्प्लेक्सिटी नहीं बनेगी, क्योंकि फिर समझने में मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये जगह हमारे पास हो गई क्लियर। अभी हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, तो इसी को हमने ये जो स्टेटमेंट है कन्वर्ट करना है किसमें, मैथमेटिकल फॉर्म में। एवरी स्मॉल केक, तो स्मॉल केक हमारे पास क्या है, $X उसकी कीमत है। ठीक हो गया। फिर इस तरह लार्ज केक की कीमत क्या है, 2x plus $3, ये इतनी कीमत है इसकी। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ 3 स्मॉल लेमन केक्स एंड 2 लार्ज लेमन केक्स इज 16.36। तो 2 लार्ज है और 3 स्मॉल है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, चलो ये डॉलर हटा देते, 3 स्मॉल और यहाँ पे 2 लार्ज, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 किया और इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 किया। अगर इनको मैं एड अप कर लेता हूँ तो उससे क्या आएगा, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है कि द टोटल कास्ट विल बी $16.36। तो इससे मेरे पास आ जाएगा $16.36। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमसे क्या मांगा गया है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 स्मॉल लेमन केक। तो 1 स्मॉल लेमन केक की हमने कीमत कितनी रखी थी, इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही दिया था कि दैट इज $X, तो हमने इसी X को फाइंड कर लेना है। अच्छा जी, तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। ये वाला इक्वेशन बनाना एक्चुअल गेम थी जो हमने कर लिया। अभी फर्दर इसको हमने सिंपल सॉल्व करना है। 3x plus 4x plus 6 आ जाएगा, 2 3 6 इज इक्वल टू $16.36। ठीक हो गया। इस तरह ये आ जाएगा 7x, और जब 6 उस साइड शिफ्ट हो जाएगा 16 तो 10.36 आ जाएगा, क्योंकि ये -6 हो जाएगा। इसी तरह डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय 7, तो 10.36 डिवाइड बाय अगर 7 हम करेंगे तो इसे आ जाएगा $1.48। ठीक हो गया। तो दैट इज द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर 1.48। इसमें से हम देख लें, दैट इज ऑप्शन बी विच इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, if one angle of an isosceles triangle is 68 degree, then possible values of the second angle are। अच्छा, isosceles triangle हमारे पास कौन सा ट्राइंगल होता है, मीन्स कि उसके 2 साइड इक्वल है, तीसरा साइड नहीं इक्वल होता। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, इस तरह स्केलियन ट्राइंगल के तीनों अनइक्वल होते। आइसोसेलेस के हमारे पास ये 2 जो साइड्स है ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अच्छा,
तो उनके अपोजिट एंगल्स भी हमारे पास इक्वल ही होते हैं। मीन्स कि इसके अपोजिट जो एंगल होगा और इसके अपोजिट जो एंगल होगा, ये दोनों क्या होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल ही होंगे क्योंकि साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अच्छा, इफ वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 68 डिग्री, एक एंगल कितना है 68 डिग्री। नेक्स्ट, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द सेकंड एंगल आर, तो अभी बाकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द सेकंड एंगल, दूसरा एंगल हमारे पास क्या हो सकता है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे अगर मैं देख लूँ ना तो टोटल हमारे पास, सॉरी एक मिनट, हमारे पास क्या होगा कि इसमें एक तो मेरे पास 68 डिग्री आ गया, अभी बाकी दो जो एंगल्स है वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि एक मैंने 68 डिग्री कर लिया तो दूसरे क्या होंगे, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि हमने बात की कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसके साथ फॉर एग्जांपल एक एंगल x है, दूसरा एंगल भी मैं x ही ले लेता हूँ और इन सब का समेशन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। ये हमारे पास एक तरह का ऑप्शन बन सकता है। अच्छा, पहले अपने लिए जगह साफ कर लेते हैं थोड़ी सी। एक मिनट, तो ये तो मैंने एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना दी कि फॉर एग्जांपल एक 68 डिग्री है और बाकी दो क्या है, x मैंने क्यों लिया, क्योंकि दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, तो इसी वजह से ये मेरे पास आ जाएगा 68 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180। इसी तरह से 2x यहाँ पे आ जाएगा और 180 माइनस 68 अगर हम करेंगे तो इससे आ जाएगा 112। ठीक हो गया, अगर डिवाइडेड बाय हम करेंगे 2 तो इससे आ जाएगी 56 डिग्री। ठीक हो गया, तो बाकी दो जो एंगल्स है वो क्या होंगे, 56 डिग्री के होंगे। अच्छा, ये तो एक पॉसिबिलिटी आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्योंकि एक 68 डिग्री का एंगल है तो दूसरा भी 68 डिग्री का ही हो और तीसरा हमारे पास क्या हो, x, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है और इन तीनों का समेशन किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट x को और 68 प्लस 68 अगर हम कर लेते हैं तो इससे आंसर आ जाता है 136 और 180 से अगर हम 136 माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 44 डिग्री। ठीक हो गया, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये जो एंगल है या 44 डिग्री के इक्वल हो या 56 डिग्री के इक्वल हो। तो यहाँ पे अभी हम सोल्यूशन देख लेते हैं कि 68 एनी वैल्यू बिटवीन 68 एंड 180, तो ये तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि एंगल तो या 56 डिग्री होगा या 44 होगा। दूसरा ऑप्शन एनी वैल्यू बिटवीन 68 एंड 112, ये नहीं हो सकता। इसी तरह एनी वैल्यू बिटवीन 1 डिग्री एंड 112। अच्छा, तो यहाँ पे 1 डिग्री और 112 के बीच में से मीन्स किया तो 44 होगा या 56 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू बिटवीन 1 डिग्री एंड 112, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास वैसे हो सकती। नन ऑफ दिस हम क्यों नहीं लिख रहे, यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं होगा क्योंकि ये वाला ऑप्शन हमारे पास उसको सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पे कोई से वैल्यू हो सकती है और वो वैल्यूज क्या है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली कि या तो 56 डिग्री का एंगल होगा या 44 डिग्री का एंगल होगा। तो 1 डिग्री और 112 डिग्री के बीच में से वो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल perimeter of a semicircle is 20.6 centimeter. What is the approximate radius of the semicircle? अच्छा, तो अभी हमने क्या करना है कि टोटल पेरीमीटर हमें गिवन है सेमी सर्कल का। टोटल सर्कल का हमारे पास जो पेरीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 2πr के इक्वल होता है। जब सेमी सर्कल है तो डिवाइडेड बाय 2 हम कर लेते हैं। अच्छा, हवा में बातें करने की बजाय इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह हम पहले MCQ सॉल्व करते थे। अच्छा, पहले जगह साफ करेंगे, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन मैथमेटिकल हम करेंगे। ठीक होगा, ताकि आप लोगों को समझ आए। हमारे पास जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, या सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, उसको हम 2πr सर्कल का लिख सकते हैं। तो सेमी सर्कल है डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा πr। वो अभी गिवन है कि टोटल पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 20.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 20.6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये तो हमें गिवन था। अभी
व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। तो अभी हमने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस का क्या मतलब है कि दिस इम्प्लाइज दैट डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय पाई। सो पाई की वैल्यू अगर हम अप्रोक्सीमेट लिख ले 20.6 सेंटीमीटर अपनी जगह आ जाएगा और डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई की अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास 3.14 आगे जाता है, लेकिन इस पे अगर हम 3.14 पे ही डिवाइड कर लें तो 20.6 डिवाइड बाई 3.14 से आ जाता है हमारे पास 6.56 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक होगा। दिस इम्प्लाइज दैट द रेडियस विल बी इक्वल टू 6.56 सेंटीमीटर। So 6.56 means कि 6.6 option C is the right option. 106 MCQs. A water tank in the shape of cuboid has a length 1.5 meters and width 1 meter. How many liters of water are in the tank if the water is 60 centimeters deep? अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक वाटर टैंक है क्यूबॉइड की शक्ल में। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। क्यूबॉइड इस तरह का होता है, ये है क्यूबॉइड। ठीक हो गया। इस तरह का हमारे पास कोई वाटर टैंक है। अभी गिवन क्या है कि लेंथ इसकी है 1.5 मीटर, ये वाला लेंथ जो है 1.5 मीटर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, विड्थ इसकी कितनी है 1 मीटर, ये इसको मैं विड्थ कंसिडर कर लेता हूँ, ये है 1 मीटर। ठीक हो गया। हाउ मेनी लीटर्स of water are in the tank if the water is 60 सेंटीमीटर डीप। तो यहाँ तक मीन्स कि हाइट हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, वाटर यहाँ तक कहीं पे फिल्ड है। ठीक हो गया। ये वाटर फिल्ड है 60 सेंटीमीटर तक। अभी हमने क्या फाइंड करना है कि how many liters of water are in the tank। how many liters of the water means कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर इसकी सरफेस एरिया की हम बात करें तो सरफेस एरिया वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इंटू वेट प्लस वेट इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये आ जाता है इनका। ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये सरफेस एरिया है। और वॉल्यूम की अगर हम बात कर ले तो वो सिंपल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अभी हमें लेंथ जो गिवन है वो भी मीटर में गिवन है और विड्थ भी मीटर्स में गिवन है, तो उनको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर्स में। तो 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर है, दैट मीन्स 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। विड्थ हमारे पास कितना है 1 मीटर है, तो वो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसलिए मैं 100 लिख देता हूँ। और हाइट हमारे पास 60 सेंटीमीटर डायरेक्ट गिवन है, तो 60 ही आ जाए। इससे जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो ये सारे सेंटीमीटर में है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 900,000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, तो वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, लेकिन हमसे क्या मांगा गया है लीटर्स में। तो अच्छा, हमें पता है 1 लीटर किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। तो इसी तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय 1000। अभी हमने जो फाइंड किया था वॉल्यूम, ये वाला इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम को इधर मैं लिख सकता हूँ 900,000। ठीक हो गया। और मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वही आ गया। अभी इस 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं लिख लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। ठीक हो गया। तो ये 3 जीरो इस 3 जीरोस के साथ काट जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 900 लीटर्स। ठीक हो गया। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा जी, so 106 option B is the right solution, 900 liters. 107, the inner circumference of a circular racetrack is 440 meters. ठीक हो गया। If the width of the track is 14 meter, what is the radius of outer circle? यहाँ पे भी हमने मीन्स कि एक है हमारे पास इनर सर्कल, उसका सर्कम्पेरेंस क्या है 2 पाई r इज इक्वल टू 440 मीटर्स, ये तो गिवन है। इफ द विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 14 मीटर, अभी ये हमारे पास इस तरह का ट्रैक है
जिसमें ये विड्थ भी आ जाती है। ये सबका इक्वल है, मीन्स कि सर्कल है, लेकिन मेरी ड्राइंग में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई इशू नहीं, आप लोग इसको सर्कल ही कंसिडर करें। तो विड्थ हमारे पास क्या है 14 मीटर से, मीन्स कि ये वाली जो जगह है ये है 14 मीटर्स। और इनर सर्कल का, इस सर्कल का हमारे पास जो सर्कमफेरेंस है वो गिवन है फॉर 14 मीटर्स। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस इनर सर्कल का रेडियस फाइंड कर लेंगे, फिर इसके साथ हम ये वाला एरिया जो 14 मीटर है वो ऐड कर लेंगे, तो टोटल रेडियस हमारे पास आउटर सर्कल का आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट रेडियस यहाँ से हम फाइंड करेंगे, रेडियस विल बी इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 2 पाई मीटर्स। ठीक हो गया। तो पाई का क्या मतलब है 3.14, तो इधर मैं लिख सकता हूँ 440 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वली होता है मीटर्स। ठीक हो गया। तो अगर इस पे मैं डिवाइड कर लूँ तो रेडियस हमारे पास आ जाता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 70 मीटर्स। ठीक हो गया। 70 मीटर्स के इक्वल जब आ जाता है, लेकिन ये क्या है इनर सर्कल का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला हमारे पास आ गया। अभी ये 14 मीटर इसके साथ जब हम ऐड करेंगे, मीन्स कि 70 प्लस 14 करेंगे, तो उससे हमारे पास आउटर जो सर्कल के है उसका रेडियस आ जाएगा 84 मीटर्स। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। 107 MCQs था, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। Next, in a group of 200 people, 90 like tennis while 108 like cricket and 46 people like both tennis and cricket. How many people like neither tennis nor cricket? अच्छा जी, तो इसको भी हमने अगर सॉल्व करना है, सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सारी जगह वो फिल हो जाती है, तो फिर स्पेस ही नहीं बचता। इसी वजह से साथ साथ में क्लियर भी करता जाता हूँ ताकि बाकी MCQs का भी आसानी से समझ आ जाए। अच्छा जी, ये हो गया साफ। हमारे पास अभी MCQ सॉल्व करने के लिए काफ़ी जगह बन गई। ठीक होगा। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं इसको 108 MCQs कि टोटल हमारे पास 200 पीपल्स हैं। ठीक हो गया। इसमें 90 लाइक टेनिस, 90 क्या है टेनिस के शौकीन है। फिर उसमें से फर्दर जो हमारे पास है 108 लाइक क्रिकेट, तो 108 में यहाँ पे लिख लेता हूँ वो क्रिकेट के शौकीन है। एंड 46 पीपल लाइक बोथ टेनिस एंड क्रिकेट। 46 इसमें से ऐसे है जो टेनिस और एंड क्रिकेट दोनों के शौकीन है। यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक आ जाती है। ठीक है। हाउ मेनी पीपल नाइदर लाइक टेनिस नार क्रिकेट, तो कितने लोग हैं जो ना टेनिस उनको पसंद है और ना ही क्रिकेट। तो टोटल हमारे पास आ गए 200 में 90 तो सिर्फ टेनिस के शौकीन है, 108 सिर्फ क्रिकेट के शौकीन है। लेकिन इनमें इन 90 में और इन 108 में वो लोग भी शामिल है, ये 46 जिनको टेनिस और क्रिकेट मीन्स के दोनों के शौकीन है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, 90 में से 46 लोग हम माइनस कर लेंगे, इस तरह 108 में से 46 माइनस कर लेंगे, क्योंकि वो 46 कौन बंदे हैं, वो दोनों के शौकीन है, तो वो हमारे पास अलग कैटेगरी उनकी इधर बन गई है 46। ठीक है। तो 90 माइनस 46 जब मैं करूँगा तो टेनिस के शौकीन हमारे पास कितने आ जाएंगे, 90 माइनस 46, तो इससे हमारे पास बन जाते हैं, एक मिनट, ये आ जाते हैं 44। टेनिस के शौकीन आ गए 44। ठीक हो गया। इस तरह क्रिकेट के शौकीन 108 माइनस 46 अगर मैं करूँगा तो वो आ जाते हैं तकरीबन 62। ये 62 लोग, टेनिस के शौकीन 44 है, क्रिकेट के शौकीन कितने हैं 62 है, और टेनिस एंड क्रिकेट बोथ दोनों के शौकीन कितने हैं 46। तो ये कुल मिला के हमारे पास कितने बन जाते हैं, इन सब को अगर मैं ऐड अप कर दूँ तो 44 आ जाएगा प्लस 62 प्लस 46, तो इससे बन जाता है 152। 152 ऐसे लोग हैं जिनको टेनिस क्रिकेट या दोनों का शौक है, और टोटल हमारे पास बंदे कितने थे 200 थे। तो 200 में से अगर मैं 152 माइनस करूंगा तो वो जो
बंदे हैं जिनको ना टेनिस का शौक है और ना क्रिकेट का, तो वो रह जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 48। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 48। 200 माइनस 152 इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देख ले 108 में ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 109, 450 visitors visit a museum on each Monday, while only 120 visit on each of the remaining 6 days of the week. How many visitors are there on a daily average basis in a month of 30 days beginning on Monday? तो इसको भी हमने वही से ही सॉल्व करना है कि 450 visitors visit a museum on each Monday। तो यहाँ पे अपने लिए पहले 1 मिनट ये जगह थोड़ी सी साफ कर लें ताकि इसके समझने में आसानी हो। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि ये समझने की इसको ज़रूरत होती है और थोड़े से लॉजिक्स होते हैं जो हमें समझ में आ जाए। फिर कोई भी इसमें मुश्किल वैसे होता नहीं है, लेकिन ये है कि लॉजिक्स की ही बात है। अच्छा जी, ये जगह हो गई क्लियर और अभी हम आएंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ। और ये तो रहता है, ये सारा साफ करेंगे ना ताकि ये वाला क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब आप लोग समझ जाते हैं ना, फिर ये खुद करने में कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन साथ प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि यहाँ पे मैं तो सॉल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग को इस टाइम समझ आएगी, बाद में फिर जब खुद सॉल्व करेंगे तो इसमें से गलतियाँ हो सकती है। दैट्स वाई यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। 450 विजिटर्स अ म्यूजियम ऑन ईच मंडे, ठीक हो गया। हर मंडे पे कितने लोग आ रहे हैं? 450। वाइल ओनली 120 विजिट ऑन ईच ऑफ द रिमेनिंग 6 डेज, तो 7 डेज वीक्स में से 450 यहाँ पे और 120 बाकी रिमेनिंग हर एक दिन में आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं म्यूजियम को। हाउ मेनी विजिटर्स आर देयर ऑन अ डेली एवरेज बेसिस इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, तो टोटल का हमने अभी एवरेज ले लेना है। मंथ में कितने डेज है? 30 डेज, बिगिनिंग ऑन मंडे। तो अगर हम मंडे से स्टार्ट कर ले अपने मंथ को, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ मंथ को मंडे से, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 1 दिन। फिर इसके ऑनवर्ड हमारे पास बाकी 6 दिन होंगे। वो 6 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होगा? फिर दोबारा मंडे आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मंडे आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये टोटल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं हफ्ते में। अगर देख ले, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो टोटल हमारे पास होते हैं 7 दिन। तो मंडे और ये फिर 7 दिन, टोटल 7 दिन लगा के फिर यहाँ पे हमारे पास 8वें दिन क्या होगा? दोबारा मंडे आएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट 6 और दिन होंगे, फिर उसके बाद मंडे आएगा। कौन से वाले दिन? वो तकरीबन आएगा 15वें दिन, ठीक हो गया। इसके अलावा फिर होंगे 6 दिन, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा अगला मंडे, वो 22 को आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह फिर दिन होंगे, फिर उसके बाद आएगा अगला मंडे और वो होगा 29 को। फिर उसके बाद एक मंडे के बाद ट्यूसडे एक रह जाएगा जो 30th डे ऑफ द मंथ होगा। ये हमारे पास टोटल मंथ आ गए, ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन में यही गिवन था कि मंडे को कितने लोग विजिट कर रहे हैं, तो मंडे को 450, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 450 लोग विजिट कर, इधर भी 450 आ जाएंगे। इसी तरह मंडे भी कितने आ गए इसमें? 1 2 3 4 और 5 मंडे थे। तो 5 दिन महीने में क्या है कि 5 मंडे से और उनमें से 450 लोग आ रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 450 आ जाएंगे। बाकी हमारे पास बच गए कितने दिन? 30 में से 5 अगर हम निकाले तो 25 दिन। 25 दिन डेली कितने लोग आ रहे हैं? तो वो आ रहे हैं 120, हमें क्वेश्चन में गिवन था। और टोटल को हम डिवाइड करेंगे किस से? 30 से एवरेज फाइंड करने के लिए, ठीक हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एवरेज डेली का हमारे पास सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक हो गया। तो इसका सोल्यूशन अगर हम कर ले, इससे आ जाता है 175 एवरेज। यहाँ पे भी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 109 का 110, A is B's daughter, C is B's mother, D is B's sister and E is D's son. Then how is A related to E? ये वैसे समझ में नहीं आएगा, इसका हमने फैमिली ट्री बनाना है, एक स्केच बनाएंगे अपने लिए, ठीक है। तो पहले ये थोड़ी सी जगह साफ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें
इतनी जगह रिक्वायर्ड नहीं है वैसे। अच्छा, यहाँ पे भी हम फैमिली ट्री बनाएंगे कैसे। तो ए इज बीज डॉटर, सबसे पहली बात कि ए क्या है, बी का डॉटर है। ए इज बीज डॉटर, बी मैं ऊपर लिखूंगा और ए नीचे, और इसके साथ फीमेल या डॉटर भी लिख सकता हूँ या कुछ भी, डॉटर लिख लो या कुछ भी लिख लो, ठीक है। फीमेल मैंने लिख लिया, ये एक आ गया। फिर सी इज बीज मदर, अभी बी का, बी मीन्स कि बी की जो माँ है वो सी है, ऊपर थोड़ा सा ये जगह सा, तो सी क्या है, वो भी फीमेल है, इसके साथ भी मैं एफ लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी डी इज बी सिस्टर, बी की सिस्टर है डी, यहाँ पे ये भी फीमेल है, ठीक हो गया। तो ये हमें पता चल गया कि ये सी उनकी माँ है, सी के 2 बच्चे हैं, एक बी आ गया, बी का भी पता नहीं है कि ये मर्द है या औरत, लेकिन डी क्या है, ये भी औरत है, ये दोनों या बहन भाई होंगे या दोनों बहनें होंगी, ठीक हो गया। फिर बी का जो की बेटी है ये भी फीमेल है, तो ए उनकी बेटी आ गई। अच्छा जी, ये हमारे पास फैमिली ट्री बन गया। एंड ई इज डी सन, और डी जो ये फीमेल है इसका बेटा है ई, और वो है मेल, ठीक हो गया। अभी देन हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, अभी ए और ई का आपस में क्या रिलेशन है, मीन्स कि इनके जो वालिदैन है या तो आपस में वो सिस्टर्स है या ब्रदर एंड सिस्टर है, तो ये एक दूसरे के क्या आ गए, ए और ई कजन्स। सो यहाँ पे मैं ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, सी को राइट मार्क कर लूँगा। 111 pointing to a photograph, a man said, I have no brother and that girl's father is my father's son. अच्छा, whose photograph was that? अभी एक फादर है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक मर्द है, वो क्या करता है, वो पहले कहता है कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, फिर कहता है कि दैट गर्ल्स फादर इज माय फादर सन। यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल इसको भी थोड़ा सा बना लेते हैं कि दैट गर्ल्स फादर, ये अभी जो लड़की है यहाँ पे एक गर्ल है, इसका जो बाप है, इसका फादर, वो क्या है, इज माई फादर सन, मेरा जो बाप है, इस बंदे का, ये जो मैन है, मैन, इसको मैं एम लिख लेता हूँ, इसका जो बाप है, इसका फादर है, इसके बाप का बेटा कौन है, इस लड़की का बाप, ठीक हो गया। फिर लड़की का जो बाप है वो फादर आ गया। इस तरह से मेरा जो बाप है, ये बंदा कह रहा है कि मेरा जो बाप है उसका बेटा है, और फिर कहता है कि मीन्स के ये दोनों एक दूसरे के या तो भाई होंगे क्योंकि गर्ल्स का फादर जो है, और फिर ये जो बंदा है इसका जो बाप है, ये दोनों या तो आपस में भाई होंगे या एक बंदा है क्योंकि इसका कोई भी ब्रदर है नहीं। यहाँ पे ये पहले कहता है कि आई हैव नो ब्रदर एंड दैट गर्ल्स फादर, इस लड़की का जो बाप है, इज माई फादर सन्स, मेरा जो बाप है, इसका जो बाप है, इसका बेटा, और फिर इस लड़की का बाप, ये एक ही बंदा है, ठीक हो गया। तो हुज फोटोग्राफ वाज दैट, तो ये खुद है ये बंदा, ठीक हो गया। ये बंदा इसलिए बीच में से खुद आ गया क्योंकि लड़की का जो बाप था, फिर इसका अपना जो बाप है उसका बेटा, मीन्स कि ये बंदा बीच में से खुद आ रहा है, इसी वजह से ये लड़की इसकी क्या है, हिज डॉटर। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 112 a bus for Islamabad leaves after every 52 minutes from a bus stand, हर 52 मिनट्स बाद वो लीव करती है। An inquiry officer told a passenger that the bus had already left 16 minutes ago. अच्छा, हर 52 मिनट बाद लीव करती है और अभी 16 मिनट्स पहले उसने लीव किया है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 52 मिनट बाद, तो हर 52 मिनट्स बाद मीन कि 52 मिनट बाद एक बस लीव करेगी। लेकिन इंक्वायरी ऑफिसर पैसेंजर को क्या कह रहा है कि बस हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट 16 मिनट्स एगो। अगर 16 मिनट वो पहले जा चुकी है तो मीन्स कि अभी 16 मिनट्स ऑलरेडी गुजर गए, बाकी कितना टाइम रहता है कि नेक्स्ट बस जाने में, वो अभी 52 माइनस अगर हम 16 कर ले तो अभी ये तकरीबन इससे आ जाएगा 36 मिनट्स।
अभी 36 मिनट और वेट करना पड़ेगा क्योंकि 16 मिनट्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं और हर 52 मिनट्स बाद एक बस निकलती है। तो 36 मिनट बाद आज के अभी जो टाइम है इसके 36 36 मिनट बाद नेक्स्ट बस निकलेगी। एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 8:15। तो वो किस टाइम निकलेगी? अभी से 36 मिनट बाद। और उस टाइम क्या होगा? उस वक्त टाइम होगा 8:15 PM। अच्छा, तो 8:15 PM उस टाइम होगा। सो एट व्हाट टाइम डिड द इंक्वायरी ऑफिसर गिव द इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर? अभी टाइम क्या है? अभी तो 36 मिनट रहते हैं 8:15 होने में। तो इसी वजह से 36 मिनट पहले 8:15 से 36 मिनट पहले क्या टाइम होगा? अगर इससे हम 15 मिनट पहले माइनस कर ले तो 8 बजे बच जाएंगे। 8 बन गए, ठीक हो गए। 36 - 15 अगर हम करेंगे तो इससे हमारे पास रह जाता है कोई 21 मिनट। 21 मिनट और अगर हम 8 बजों में से माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास 20 मिनट माइनस करेंगे तो 7:40 और अगर 21 करेंगे तो 7:39 PM बन जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 113 पर्ल टावर इज टॉलर देन स्काई टावर बट शॉर्टर देन ओशन टावर। ये भी हमने भी सॉल्व करना होगा। अच्छा जी, ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चंस अभी शुरू हो गए क्योंकि इसमें एनालिसिस इन्वॉल्व है। 113 क्या कहते हैं? पर्ल टावर इज टॉलर देन स्काई टावर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये स्काई टावर है और इससे टॉलर में लिख लेता हूँ पर्ल टावर। बट शॉर्टर देन ओशन टावर, लेकिन ये शॉर्टर देन ओशन टावर, सॉरी ये पर्ल टावर की बात हो रही है कि ये टॉलर देन स्काई टावर है। स्काई टावर से तो टॉलर है, ये पर्ल टावर जो है स्काई टावर से टॉलर आ गया। बट शॉर्टर देन ओशन टावर, लेकिन ये पर्ल टावर क्या है? ओशन टावर से शॉर्टर है। तो ये ओशन टावर इस साइड पे आ जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि ओशन टावर सबसे शॉर्ट नहीं है बल्कि पर्ल टावर से भी वो लॉन्ग है। अभी ओशन टावर एंड MCB टावर आर ऑफ द सेम हाइट। ओशन टावर और जो MCB टावर है ये दोनों क्या है? इक्वल हाइट के हैं। मीन्स कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इधर के जो स्काई टावर है ये सबसे छोटा है, पर्ल टावर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा क्या है? ओशन टावर है या MCB टावर भी यहाँ पे हो सकता है। ये भी दोनों क्योंकि इक्वल है। अच्छा, सो पर्ल टावर इज शॉर्टर देन बहरिया टावर। अभी पर्ल टावर जो है ये वाला ये शॉर्टर है बहरिया टावर से भी, BT से भी ये शॉर्टर आ गया। Which one is the second shortest amongst all the building? तो सब में से सेकंड शॉर्टेस्ट कौन सा है? सबसे शॉर्टेस्ट तो ये स्काई टावर आ गया। फिर उससे नेक्स्ट जो लंबा है वो है पर्ल टावर। फिर पर्ल टावर से बाकी सारे ओशन टावर हो गया, MCB टावर हो गया, ये BT हो गया। तो ये सारे उससे क्या है? लॉन्ग है। तो इसी वजह से वो जब हाइटेड है तो सेकंड शॉर्टेस्ट हमारे पास पर्ल टावर ही बन गया। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 114 Peter is in the east of Tom and Tom is in the north of John. Mike is in the south of John. Then in which direction of Peter is Mike? अच्छा, तो इसको भी हमने अभी सॉल्व करना होगा। यहाँ पे अभी इसको हम लिख लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपने लिए ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंगली इसके सोल्यूशन को ढूंढ लेना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये आ जाएगा ईस्ट, ये आ जाएगा वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप लोगों ने ऐसे ही ड्रा करने हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? पीटर इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम। अभी पीटर कहाँ पे है? पीटर मैं इस साइड लिख लेता हूँ, पीटर यहाँ पे है, ये ईस्ट ऑफ टॉम पे है। ईस्ट में आ गया पीटर और टॉम किधर आ गया? वेस्ट में आ गया, क्योंकि ये उसके ईस्ट पे है। अच्छा, एंड टॉम इज इन द नॉर्थ ऑफ जॉन। अभी टॉम के साउथ में कौन है? यहाँ पे जॉन है। अच्छा,
माइक इज इन द साउथ ऑफ जोन, फिर जोन के साउथ में अगर और नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, माइक आ गया। अच्छा जी, इन विच डायरेक्शन ऑफ पीटर इज माइक, अभी पीटर के कौन से साइड पे, माइक किधर है, माइक अगर हम देख ले ये आ गया पीटर और फिर माइक यहाँ पे है, तो ये कौन से साइड पे आ गया, ये है साउथ वेस्ट, ये वाला डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन 115, ऑन अ पर्टिकुलर स्कूल डे a student will take classes of 6 subjects: geography, history, jurisprudence, kinetics, literature and mechanics. Each class will take only once on the day and their order is subject to the following conditions हमारे पास ये वाली है कि geography has to be immediately after history, kinetics has to be earlier than geography, mechanics has to be earlier than literature, mechanics has to be either immediately before or immediately after jurisprudence. So if literature is earlier than kinetics, then history must be in the following position. इसको भी हमने पहले क्या करना है, अपने लिए ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं तो इनको यहाँ पे मैथमेटिकली लिख लेना है। ये कंडीशंस अपने लिए एक स्केच बना देनी है या एक डायग्राम बना देना होता है, क्योंकि ये है एक तरह से एनालिटिकल क्वेश्चन और हमेशा एनालिटिकल क्वेश्चंस के यही तरीका होता है कि इसको हमने अपने लिए सारे बनाने होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो आ गई कि हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स है, फिर उसमें कंडीशंस की तरफ हम आएंगे कि जियोग्राफी हैज़ टू बी इमीडिएटली आफ्टर हिस्ट्री। यहाँ पे पहला कंडीशन मैं लिख लेता हूँ कि जियोग्राफी हैज़ टू बी इमीडिएटली आफ्टर हिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं इस तरह बना लेता हूँ कि हिस्ट्री के फ़ौरन बाद जियोग्राफी आएगा। दूसरा कंडीशन, काइनेटिक्स हैज़ टू बी अर्लियर देन जियोग्राफी। दूसरा, काइनेटिक्स भी अर्लियर होगा जियोग्राफी से। यहाँ पे 2 मैंने क्यों एरोस डाल दी, क्योंकि यहाँ पे जियोग्राफी इमीडिएटली आएगा, डायरेक्ट फौरन बाद हिस्ट्री के आएगा, फिर जियोग्राफी काइनेटिक्स के किसी भी टाइम लेकिन बाद में आएगा, किसी भी दिन हो सकता है। अच्छा, मैकेनिक्स हैज़ टू बी अर्लियर देन लिटरेचर। 3, मैकेनिक्स होगा अर्लियर देन लिटरेचर। इसके बाद है कि मैकेनिक्स हैज़ टू बी ईदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो या तो मैकेनिक्स कहाँ होगा, इमीडिएटली बिफोर होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस के या इमीडिएटली आफ्टर होगा। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, लेकिन वैसे हमने अपने समझने के लिए ये बना दिया कि मैकेनिक्स या तो इसके बाद आएगा या इससे पहले आएगा। ये 4 कंडीशंस आ गई। इफ़ लिटरेचर इज अर्लियर देन काइनेटिक्स, अभी यहाँ पे हम कर लेते हैं कि लिटरेचर आ गया, उसके बाद कहीं पे काइनेटिक्स आ गया। बीच में इसलिए जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि सारे कंडीशंस को हम सेटिस्फाई भी कर सकें। तो लिटरेचर आ गया अर्लियर देन काइनेटिक्स, देन हिस्ट्री मस्ट बी इन द फॉलोइंग पोजीशन। अभी हम हिस्ट्री को लेके आएंगे तो हम कहाँ से देखेंगे, हमने सारे कंडीशंस को देखना है और स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट में 6 हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट्स है, वो हमें गिवन थे कि सब्जेक्ट्स ये आ गए और फिर हर एक दिन ही हो सकता है उनकी क्लास। अच्छा, अभी हमने कंडीशंस को देखना है कि लिटरेचर तो पहले आ गया काइनेटिक्स के, लेकिन अगर हम पहले कंडीशंस को देख लें तो जियोग्राफी किसके बाद आएगा, हिस्ट्री के इमीडिएटली बाद आएगा। यहाँ पे हिस्ट्री है ही नहीं, जियोग्राफी की भी बात नहीं है, तो इसका मीन्स कि ये सेटिस्फाई है, इसकी देखने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरा कंडीशन अगर हम देख लें तो काइनेटिक्स के बाद जियोग्राफी आएगा, मीन्स कि काइनेटिक्स यहाँ पे आ गया तो जियोग्राफी इसके बाद ही कहीं पे होगा, या तो फ़ौरन बाद भी आ सकता है या थोड़ा सा लेट भी आ सकता है। तो दूसरा कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन चूंकि जियोग्राफी अभी आ गया तो पहले कंडीशन को अगर हम देख ले तो जियोग्राफी हिस्ट्री के फौरन बाद आएगा, मीन्स कि जियोग्राफी से पहले हिस्ट्री लाजमी होगा, तो पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, तीसरे कंडीशन की तरफ आते हैं, मैकेनिक्स के बाद लिटरेचर होगा, मीन्स कि लिटरेचर यहाँ पे है तो मैकेनिक्स इससे पहले कहीं पे होगा, तो तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अभी चौथा कंडीशन कि मैकेनिक्स के या तो फौरन बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस होगा या उससे पहले होगा, तो या तो जे यहाँ पे आएगा या फिर इससे पहले आएगा, लेकिन एक जगह पे हमने लिखना है, तो चलो हम बाद वाले में लिख लेते हैं, इधर आ गए, ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया, 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अभी हम अगर सारों को देख ले, कितने हमारे पास सब्जेक्ट्स, 1 2 3 4 5 6 के 6 सब्जेक्ट्स आ गए, सारे दिनों में भी आ गए, सारे कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गए, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन एक तरह से बन गया। अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि
देन हिस्ट्री मस्ट बी इन द फॉलोइंग पोजीशन। हिस्ट्री कहाँ पे आ गया, हम अगर यहाँ पे देख ले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे हिस्ट्री आ गई, तो यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 116 Six girls are sitting in a circle facing towards the center of the circle. R is between N and S. P is next to the left of V. R is 4 to the right of P. What is the position of T? अच्छा, तो ये भी एक तरह से हमारे पास कौन सा है, ये MCQs है एनालिटिक। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक सर्कल, ये आ गया एक सर्कल। चलो इसको सर्कल समझो, ये इसका सेंटर है और सारे क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेसिंग है। अच्छा, 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन द सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये तो हो गया कंप्लीट। फिर R इज बिटवीन N एंड S, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि R यहाँ पे कहीं पे, चलो N और S के बीच में से, ये हमने एक इसका जो स्टेटमेंट था वो कन्वर्ट कर लिया डायग्राम में। फिर नेक्स्ट है P इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ V। P क्या है, V के लेफ्ट पे है। तो अच्छा, लेफ्ट राइट ये कैसे देखेंगे, मीन्स कि अगर हम यहाँ पे कोई बंदा बैठा है तो ये आगे की तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ फेसेंगे, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट इस साइड होगा, राइट किस साइड होगा, इस तरह इस साइड होगा। इस तरह इनका किधर होगा, इनका भी लेफ्ट होगा इस साइड पे, क्योंकि ये सेंटर की तरफ फेसेंगे, ठीक हो गया। लेफ्ट इस साइड पे होगा, राइट इस साइड पे, तो इसको हम लेफ्ट राइट इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमारे पास आ गए। अभी यहाँ पे हम दोबारा देख लें कि P इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ V। तो P क्या है, लेफ्ट ऑफ V में, मीन्स कि V में अगर यहाँ पे ड्रा कर लूँ तो P इधर आएगा, इसके लेफ्ट पे आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, R इज 4 टू द राइट ऑफ P। अभी R क्या है, ये R ये फोर्थ है राइट ऑफ P पे, तो अगर P के राइट पे मैं चला जाऊँ, ये राइट है, राइट साइड, तो ये पहला एक, दो और फिर तीसरा आ रहा है, तीसरा यहाँ पे R आ रहा है, तो P और V यहाँ नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि P यहाँ पे कहीं है, ठीक हो गया। तो P को जब मैं इधर ले आता हूँ, P यहाँ पे आ गया, V को भी मैं निकाल लेता हूँ, क्यों, क्योंकि चलो V को पहले रहने दे देते हैं, लेकिन बाद में इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे एक कंडीशन हमारे पास पहले जो थी वो अभी डिससेटिस्फाई हो गई। अच्छा, P के राइट पे 4 मीन्स कि यहाँ पे एक बंदा आएगा, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये P की पोजीशन आ गई, N और S और R इन तीनों की पोजीशन हमारे पास आ गई। अभी V और एक और रहता है T, आई थिंक सो। तो अभी इन दोनों की पोजीशन हमने देखनी है। अच्छा, यहाँ पे गिवन था कि P इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ V, तो ये लेफ्ट ऑफ V के नेक्स्ट है, मीन्स कि V बिल्कुल इधर आ जाएगा। V कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T, तो T कहाँ पे रहता है, T की पोजीशन यही होगी, क्योंकि ये सारे एक सर्कल में ही बैठे हैं, तो ये एक हमारे पास टोटल डायग्राम बन गई। अच्छा जी, सो पोजीशन ऑफ T हमारे पास यहाँ पे अभी ये वाली है, और हम अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। सो T कहाँ पे है, टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, यस, इमीडिएट राइट ऑफ P पे T यहाँ पे ही लाई कर रहा है, तो इसी वजह से बाकी ऑप्शंस पर जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 117 रोनी एंड विली हैड अ 100 मीटर रेस। Rooney covered the distance in 45 seconds and Willie covered the distance in 36 seconds. Willie beats Rooney by how much distance? अच्छा जी, तो अभी इन दोनों के बीच में से क्या है, एक तरह से रेस चल रही है, और रेस में से एक स्पीड ही जा रहा है, दूसरा थोड़ा स्लो जा रहा है। रूनी का अगर हम लिख ले, ये है रोनी, ये 100 मीटर कवर करता है कितने टाइम में, 45 सेकंड में, 45 सेकंड्स में ये कवर कर लेता है। तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, मीटर पर सेकंड होगा, तो 100 मीटर डिवाइड बाय 45 सेकंड अगर हम कर लेते हैं, इनकी स्पीड डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 45, क्योंकि 100 मीटर ये कवर कर रहा है 45 सेकंड्स में, ठीक हो गया। तो इसकी स्पीड हमारे पास बन जाती है तकरीबन 2.22 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। इस तरह अगर हम विली को देख लें, तो विली वही 100 मीटर्स कवर कर रहा है कितने टाइम में, 36 सेकंड में।
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 36। तो इससे इसकी स्पीड बन जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल 2.77 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अच्छा, दोनों की स्पीड्स तो अभी हमारे पास आ गई कि रूनी की स्पीड है 2.22 मीटर पर सेकेंड, विली की स्पीड है 2.77 मीटर पर सेकेंड, लेकिन विली इसको 36 सेकंड्स में कवर कर लेता है और रूनी कितने में, 45 सेकंड्स में। मींस कि पहले कौन कवर कर रहा है, पहले 36 सेकंड्स में विली ही कवर कर रहा है। मींस कि विली के अगर मैं, इसकी स्पीड है 2.77, इसको अगर मैं 36 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 मीटर, 99.7 मीन्स के 100 मीटर ये कवर कर लेता है 36 मिनट्स में। ठीक हो गया। लेकिन रूनी की स्पीड क्या है, वो है 2.22, तो ये 36 सेकंड्स में कितना कवर करेगा, तो ये तकरीबन कवर कर लेते हैं 79.9 मीन्स की 80 मीटर कवर कर लेते हैं उसी टाइम में। उसी टाइम में जब विली ने टोटल ट्रैक कंप्लीट कर लिया, उसी टाइम में रूनी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ओनली 80 मीटर्स। तो अभी इनके बीच में से जो लेक है ये कितना उससे पीछे है, तो 100 माइनस 80 अगर हम कर लेंगे तो 20 मीटर्स का इनके दोनों के बीच में से लेक है। सो 117 का राइट ऑप्शन क्या है कि विली बीट्स द रूनी बाय हाउ मच डिस्टेंस, तो दैट इज 20 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 118 व्हाट इज ए एंड बी इन द गिवन सीक्वेंस। यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस गिवन है ए 13 9 3 -5 -15 बी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए, दूसरा है हमारे पास 13, अच्छा 13 के बाद फिर आ गया 9, फिर 9 के बाद आ गया 3, और फिर 3 के बाद हमारे पास आ गया -5, और फिर -15, और फिर लास्ट में बी। अच्छा, तो इनका अभी हम देख लेते हैं कि इनके बीच में से डिफरेंस क्या है, या कोई मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर है, या इनके बीच में से क्या बन रहा है, ताकि हम सॉल्यूशंस की तरफ चले जाएं। तो अगर 13 से मैंने 9 बनाना है, तो इसका मतलब है 13 अगर मैं -4 कर लूँ तो 9 बन जाएगा। अच्छा, फिर 9 से अगर मैंने 3 पे जाना है तो -5 आएगा। अच्छा, ये -5 आ गया। अच्छा, 3 से अगर मैंने -5 पे जाना है तो ये आ जाएगा 3, -8 अगर मैं कर लूँ तो -5 आ जाएगा। फिर -5 से -15, तो ये -10 करना पड़ेगा। और ए बी की हमने सॉल्यूशंस देखनी है कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही है और बी की वैल्यू। तो अगर इसको देख लूँ, ये सीक्वेंस क्या है, -4 है, फिर -5, फिर -8, ये इनका बन रहा है। ये देख -4 और -8, इसी तरह से -5 और -10 मीन्स कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 10 आ रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 8 आ रहा है। तो अभी यहाँ पे ये तीसरा जो टर्म होगा, यहाँ पे मीन्स कि -10 के बाद जो तीसरा होगा वो इनका ही मल्टीपल होगा यहाँ पे। ठीक होगा। तो 4 2s are 8, 4 3s are 12, तो यहाँ पे मैंने -12 करना होगा। समझ आ गई। तो -15 -12 से मेरे पास क्या आ जाता है, -27। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -27, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बी। अच्छा, अभी अगर इस साइड को हम देख लें, ये रेड जो मैंने बनाया है, तो ये है -10 डिवाइड बाय अगर 2 हम कर लेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो टर्म आएगा इधर, वो होगा -5 डिवाइडेड बाय 2। -5 को भी मैंने 2 पे डिवाइड करना होगा। मीन्स कि a से अगर मैं -5/2 करूँ तो 13 आएगा। ठीक हो गया। तो a की वैल्यू अभी क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि a -5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 13, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी a की वैल्यू अगर मैंने फाइंड करनी है तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अगर इन दोनों का मैं मीन्स कि एलसीएम ले लूँ, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5, तो इससे 31 बन जाता है तकरीबन। ठीक होगा। तो इससे आंसर आ जाता है 30 31, तो 15 पॉइंट ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आ जाएगी समथिंग 15.5। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी देख लें तो क्या आएगी, यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। तो व्हाट इज़ द ए एंड बी इन द सीक्वेंस, तो इसमें इन्होंने 15 - 25, ये तो नहीं है, 15 - 27। हाँ, तो एक आ गई जाएगी 15.5 या 15 तकरीबन सेम। तो 15 और -27 ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि बाकी ऑप्शन हमारे पास नहीं है करेक्ट।
119 व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 21। अच्छा, तो अभी प्राइम नंबर्स सबसे पहले है क्या? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट आर डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, मीन्स कि उसके सिर्फ दो ही डिवाइजर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो लेस देन 21 जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका सम हमने ढूंढना है। अच्छा जी, तो इधर थोड़ी सी जगह अपने लिए क्लियर कर लेते हैं ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें। 21 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स है उनको पहले वैसे लिख लेते हैं। तो पहला हमारे पास प्राइम नंबर है 2 आ गया, ठीक हो गया। 2 के बाद अगर हम देख ले तो 3 इज आल्सो प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय 1 और डिवाइडेड बाय 3 है। इसी तरह 5 डिवाइडेड बाय 5 है और डिवाइडेड बाय 1 है, ठीक होगा। इसके बाद फिर 7 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 11 भी है। इस तरह अगर 12 नहीं है, 13 भी है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 17 आ गया। इसके अलावा फिर 18 तो 19 आ गया, 20 भी नहीं है और 21 तो लेस देन 21 है। तो इसी वजह से ये हमारे पास लेस देन 21 सारे प्राइम नंबर्स आ गए। अभी इनको अगर हम ऐड कर ले तो 2 + 3 आ जाएगा 5, 5 + 5 10 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19। अगर इन सब को हम ऐड अप कर लेते हैं तो सोल्यूशन हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है, यहाँ पे गिवन है, दैट इज इक्वल टू 77। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 120 old generation people were born between 1965 and 1981. They can do most tasks independently. अच्छा, they can do most tasks independently, सारा कुछ खुद कर सकते। Some people call them the entrepreneurial generation. The conclusion which follows logically from the above statement is ऑप्शन ए, दे हैव अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, मीन्स कि वो एंटरप्रेन्योरल उनका एक जनरेशन है, वो खुद ही सारा कुछ इंडिपेंडेंटली कर सकते, मीन्स कि दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, उनको कोई एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है। 121 द एक्सप्रेशन 3 × -4 × 5 - 6 वुड बी इक्वल टू। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो डिमास रूल, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन करनी, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उसके साथ हमने अगर सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो कुछ भी है वो सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम देख ले, सबसे पहले हमने क्या करना है, -4 × 5, तो इससे हमारे पास बन जाएगा 4 × 5 = 20। तो यहाँ पे आएगा -20 - 6, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, -20 आ जाएगा और -6 आ जाएगा और साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 3 होगा। तो इससे अंदर आ जाएगा -26, क्योंकि दोनों एड अप हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 3 × -26 = -78। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 122 अरेंज इन ऑर्डर ऑफ साइज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, फिर लार्जेस्ट की तरफ थोड़ा थोड़ा जाएंगे। 0.5 स्क्वायर, 0.5, 0.5 क्यूब और 0.5 क्यूबिक रूट। तो सबसे पहले अगर हम देख ले सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास कौन सा है, तो यहाँ पे है 0.5 का अगर मैं क्यूब ले लूँ, क्यों, क्योंकि 0.5 का अगर हम क्यूब ले लेते हैं ना तो उससे हमारे पास तकरीबन बन जाता है 0.125 वैल्यू। 0.125 इज़ वेरी लेस। तो ये क्योंकि फ्रैक्शन का 0 से मीन्स कि ये हमारे पास 0.5 की अगर हम क्यूब ले लेते तो वो 0.125 बन जाता है, वो सबसे कम वैल्यू है 0.125। इस तरह अगर 0.5 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो उससे बन जाता है 0.25, मीन्स कि 0.1 से फिर 0.2 ज़्यादा है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर किसका आ जाएगा, नंबर 1 का 0.5 आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा, खुद 0.5 ही आ जाएगा। फिर अगर हम 0.5 का क्यूबिक रूट ले लें, मीन्स कि 0.5 का हम पावर क्या लेंगे, 1/3 या क्यूबिक रूट ही ले सकते हैं, तो तकरीबन 0.79 बन जाता है। इसी वजह से ये सबसे ग्रेटर वैल्यू है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द फॉरेस्ट वर्कर्स प्लांट 200 ट्रीज इन 1 मंथ। 30 डेज में क्या कर रहे हैं, 200 ट्रीज को वो प्लांट कर रहे हैं। When 20 वर्कर्स वर सेंट अवे, अभी 20 वर्कर्स हमने भेज दिए, वो चले गए, कम हो गए। जब वो कम हो गए तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक होगा। ये एक तरह से इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि बंदे जब कम होंगे तो टाइम ज़्यादा है। 200 ट्रीज वर प्लांटेड इन 40 डेज, वही 200 ट्रीज अभी क्या 40 दिनों में हम प्लांट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। by this second group, how many workers were there in the first group। अभी फर्स्ट ग्रुप में कितने थे, तो यहाँ पे अभी ये रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, द फॉरेस्ट वर्कर्स प्लांट 200 ट्रीज इन 1 मंथ, मीन्स कि 30 दिनों में। यहाँ पे
मैं लिख लेता हूँ कि 30 दिन और रेशो फिर प्रोपोर्शन बन जाएगा, फिर उसके आगे रेशो आ जाएगा। इस साइड पे सेम जीन्स की चीज़ें मीन्स कि डेज इस साइड पे आएंगी और फिर इसके अलावा जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो इधर आएंगे। ठीक हो गया। तो 30 दिनों में कितने वर्कर्स मीन्स कि वो तो हमने फाइंड करने हैं कि द फॉरेस्ट वर्कर प्लांट 200 ट्रीज इन 1 मंथ। 30 दिनों में कितने वर्कर्स ये कर रहे हैं, तो उस वर्कर्स को मैं नंबर ऑफ वर्कर्स लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स, सॉरी यहाँ पे तो नंबर ऑफ डेज आएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स में इस साइड लिखूंगा, इस साइड, लेकिन या तो यहाँ आएंगे या तो यहाँ आएंगे। ये अब किस चीज़ पे डिपेंड करें, ये डिपेंड करता है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन पे। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो डायरेक्टली मैंने इधर ही लिख लेने हैं वो नंबर ऑफ वर्कर्स। अगर हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है तो फिर इस साइड आएगा। तो यहाँ पे चूंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है इसी वजह से हम क्या करेंगे, 30 जो हमारे पास दिन है उसमें जितने वर्कर्स है वो x में किधर लिख लूंगा, इधर कि द नंबर ऑफ वर्कर्स विल प्लांट द 200 ट्रीज इन 30 डेज, तो वो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट हम जाते हैं। व्हेन 20 वर्कर्स वर सेंट अवे, तो 20 वर्कर्स जब सेंट अवे मीन्स कि x से कितने कम हो गए, x माइनस 20 आ गए अभी। ठीक होगा। तो x माइनस 20 मैं किधर लिखूंगा, इधर ही लिखूंगा x माइनस 20, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स इस साइड आएंगे। अच्छा जी, अभी रह गया यहाँ पे नंबर ऑफ डेज की। जो 20 वर्कर्स हमने सेंड कर लिए तो उसके बाद जितने दिन बचते हैं या जितने दिनों में ये प्लांट करेंगे वो इधर हमने लिख लेने हैं। और वो दिन कितने हैं, 200 ट्रीज वर प्लांटेड इन 40 डेज, तो वो आ जाएंगे 40 डेज में। ठीक हो गया। अभी जब ये बन गया तो सिंपल हमने आगे सोल्यूशन कर लेना है, क्योंकि इसमें कुछ भी रेशियो प्रोपोर्शन आ गया, प्रोडक्ट मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 30 x इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स माइनस 20। ठीक हो गया। इससे आ जाएगा हमारे पास 30x इज इक्वल टू 40x माइनस 800। अच्छा, दिस इम्प्लाइज दैट 30x को उस साइड शिफ्ट कर, सॉरी इसके साथ x आएगा 40x है, और ये है 800 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 800 नेगेटिव इधर पॉजिटिव बन जाएगा। 40x माइनस 30x तो ये आ जाएगा 10x। ठीक हो गया। 10x और x को अगर हमने फाइंड करना है डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय 10, 80 इज इक्वल टू x। सो द नंबर ऑफ वर्कर्स वर एक्चुअली इक्वल टू 80। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 124, इसको पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं। अच्छा जी, द टेम्परेचर मेजर्ड इन मरी एट नून वाज 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड, एट मिडनाइट टेम्परेचर वाज 20.4 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो अभी हमने टेम्परेचर मिडनाइट पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मेजर्ड इन मरी एट नून इज 16.6, तो क्या था 16.6 था, और मिडनाइट में टेम्परेचर क्या था 24 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर था। मींस कि 16.6 से कम होके 20.4 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास मिडनाइट पे टेम्परेचर था। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, 16.6 माइनस हमने क्या करना है 20.4 कर लेना है। इससे जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज इक्वल टू 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, पहले इतना था और इसमें से अभी इतना कम हो गया मिडनाइट पे। तो 16.6 माइनस 20.4 करेंगे माइनस 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड और सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। 125, रोनी हैज 25 स्वीट्स एंड टोनी हैज 55 स्वीट्स। ठीक हो गया। How many sweets should Rooney give to Tony so that Tony has 4 times as many sweets as Rooney? अच्छा जी, अभी रोनी के पास कितने स्वीट्स है 25। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि रोनी हैज 25 स्वीट्स और टोनी के पास कितने हैं 55 स्वीट्स। अजीब अजीब नाम है इनके। How many sweets should Rooney give to Tony so that Tony has 4 times as many as sweets as Rooney? अभी how many sweets should Rooney give to Tony? तो अभी रोनी में से हमने क्या करना है, माइनस करना है x को। रोनी माइनस x हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, विल बी इक्वल टू, सो दैट Tony has
4 times as many sweets as रोनी। तो रोनी के पास, अभी अगर रोनी से हम x माइनस करेंगे तो टोनी के पास जो स्वीट्स होंगे वो क्या होंगे, 4 टाइम्स होंगे। समझ आ गई इसकी कि टोनी के पास जो स्वीट्स है वो क्या होंगे, 4 टाइम्स होंगे। अगर उसमें से हमने x को माइनस कर लिया तो फिर ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन में हम सारे वैल्यूज पुट करेंगे और इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो r की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 25, और x को हमने फाइंड करना है, और टोनी की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे 55, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 25 अगर हम करेंगे 100 आ जाएगा, माइनस 4x इज इक्वल टू 55। ठीक होगा, 4x को उस साइड शिफ्ट करेंगे, 55 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो 100 माइनस 55 से बच जाता है 45, और यहाँ पे हमारे पास 4x। तो 45 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करेंगे तो इससे आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू 11.25। तो 11.25 स्वीट्स अगर ये देगा रोनी टोनी को, तो फिर उसके बाद ही टोनी के बाद कितने होंगे, तकरीबन 4 टाइम्स स्वीट्स बन जाएंगे। सो यहाँ पे 5, 7, 9 तो इनमें से कोई भी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस। ठीक होगा, क्योंकि इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है, 11.5। 45 डिवाइड बाय 4 is equal to 11.5. So this was all about today. Thank you and Allah Hafiz.